गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है फरवरी 17 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। नंबर ऑफ टॉपिक्स आज थोड़े से कम है, लेकिन जो भी रहेंगे उसको करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इवन मनरेगा वाला टॉपिक आपने पहले बहुत बार किया होगा, उसके बावजूद भी आज हम मनरेगा के बारे में बात करेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो मनरेगा के अंदर पेमेंट्स वगैरह होती है ना, उसके अंदर काफ़ी बड़े चेंजेस किए हैं, जिसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं दिल्ली में जंतर मंतर पे। तो थोड़ा उन चेंजेस के बारे में बात हम यहाँ पे कर सकते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट का जो नया ऑर्डर आया है वो मनरेगा को वीक कर सकता है। उसके अलावा आदि महोत्सव और एकलव्य स्कूल, ये तो हम लोगों ने 2-3 दिन पहले भी किया था। आज फिर से इसको रिपीट करेंगे, रिवीजन रहेगा। अगर आप इस टॉपिक को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने पहले अच्छे से किया है तो, अगर नहीं किया है तो फिर आप डेफिनेटली कर सकते हो। उसके अलावा स्पीकर वर्सेस एमएलए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहा और काफ़ी मज़ा आया इसको मुझे पढ़ने में। वैसे तो ये महाराष्ट्र वाला केस है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया भी इसको अप्लाई किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये भी आने वाला है, आ चुका है मतलब, लेकिन अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। तो देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको करने में। ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेके कुछ चेंजेस किए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, स्पेशली मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो इसको हम थोड़ा देखेंगे। उसके अलावा आज टेक्स्ट सेक्शन में कुछ खास नहीं था। बिल्कुल मज़ा नहीं आया पढ़ने में, तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। हाँ, एडिटोरियल सेक्शन भी कुछ खास दमदार नहीं लगा, काफ़ी टेक्निकल सा था। लेकिन आज एक इंटरव्यू हम लोग देखेंगे, जिस तरह से अडानी ग्रुप स्टॉक मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं देश में, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा काफ़ी इनसिक्योर हो गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सेबी के बारे में, कौन कौन से रिस्क होते हैं इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट, वो थोड़ा देखेंगे हल्का फुल्का। इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म्स में नहीं जाएंगे, लेकिन यस, जो अपने जीएस के पर्सपेक्टिव से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें, उसके बारे में डेफिनेटली बात कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। लेकिन सभी बच्चे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक किया करो यार, उसके बाद आगे बढ़ा करो। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसको नीचे जो है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दिया करो। जो एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं, अगर नहीं भी पूछे जाते हैं किसी दिन एमसीक्यूज, तो कम से कम आप नीचे अटेंडेंस तो दे ही सकते हो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ भी आप लिखिए। हाँ, कल जो एमसीक्यूज आपसे पूछे गए थे उसका आंसर जो है मैं लेके आया हूँ। 5 एमसीक्यूज कल हम लोगों ने पूछे थे आपसे, ठीक है, जिनके पांचों के आंसर यहाँ पे हैं। ये थोड़ा सा शायद ये स्टॉप हो गया है, इसको मैं हल्का से दोबारा शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आजकल ये जो पीडीएफ आ रही है फाइल्स, उसके अंदर थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज़्यादा आ गई है, तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है कभी कभी। एनीवेज, तो 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए थे कल आपको करने के लिए। मोस्टली बच्चों ने इसका सही आंसर दिया, और ऐसा होता है जब भी आपसे पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बहुत आंसर आते हैं और मोस्टली आंसर सही आते हैं। Who among the following not directly participating in the election of the president? तो भैया जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल के, काउंसिल की बात कर रहा है वो, ठीक है, असेंबली की बात नहीं कर रहा है। तो इनके मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हु हैज द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया? तो होती है प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। Who, what is true about the money bill? They must be introduced on the prior recommendation of the president. प्रेसिडेंट की बिना रिकमेंडेशन के आप मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट। पहली स्टेटमेंट इसकी ट्रू है, तो शी ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट, मतलब कैबिनेट। तो जब तक कैबिनेट चाहती है, जब तक सरकार चाहती है, तब तक गवर्नर अपनी पोजीशन पे बने रहते हैं। अगर उनका मन नहीं है भैया उनको हटाने का, तुरंत हटा सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें होता नहीं है। यू नो वेरी वेल कि गवर्नर इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव और द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। हालांकि कहना नहीं चाहिए, बट गवर्नर की बेचारे की जो पोजीशन है वो काफ़ी सरकार जो होती है सेंटर में कभी भी हटा सकती है, तो वैसे ही रहता है। Which of the following are the qualifications for the appointment of the governor provided under the constitution? तो मिनिस्टर मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए गवर्नर की पोजीशन लेने के लिए, और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो हर जगह काम करेगा। अगर आप कभी भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आते हो, तो आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं रह सकता आपके पास, ठीक है, ये तो हमेशा ही रहता है। शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, चलिए। हाँ, तो टॉपिक कौन सा आता है पहला अपने पास? ये आता है, देखिए, मनरेगा वाला टॉपिक। स्टेट मस्ट पे पार्ट ऑफ द मनरेगा वेजेस सेज यूनियन मिनिस्टर। तो गिरिराज सिंह जी हमारे भैया रूरल मिनिस्टर हैं, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं,
तो इनका कहना है कि देखिए कि मनरेगा के अंदर ना लार्ज स्केल करप्शन होता है भाई, इनका ऐसा मानना है। खासकर जो मनरेगा के वेज होते हैं ना, उसमें बहुत गड़बड़ घोटाला होता है। तो इनका ये कहना है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वेजेस होते हैं मनरेगा के अंदर वो 100% सेंटर के द्वारा पे किए जाते हैं। अगर ये जो सैलरी होती है या वेज होते हैं, अगर स्टेट भी इनको शेयर करेगा तो करप्शन नहीं होगा। मतलब इनका ये कहना है कि जो सैलरी दी जाती है मनरेगा के अंदर, वेजेस दिए जाते हैं, स्टेट्स को भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए 60-40% के बेसिस पे। ऐसा इन्होंने कहा है, मिनिस्टर साहब ने कहा है। अगर ऐसा होगा तो स्टेट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और जो लीकेज प्लीफरेज होती है वो नहीं होगी, ऐसा इनका कहना है। हालांकि ये मामला कुछ और है, टॉपिक कुछ और है। क्या है थोड़ा आपको देखिए, वो तो उन्होंने बता ही दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल दैट 60-40 बेसिस पे होना चाहिए एंड ऑल दैट। बात ये है कि मनरेगा शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ऐसा मिनिस्टर साहब ने कहा है। मनरेगा एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है। मनरेगा क्या है फिर? मनरेगा उन लोगों को दिया जाता है जो पीछे छूट गए। मनरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को दिया जाता है जिनको कहीं और नौकरी नहीं मिल रही है। मतलब जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, मनरेगा आपके दिमाग में सबसे बॉटम में होना चाहिए। जब दुनिया भर के धक्के आप खा लेते हो, आपको कहीं भी काम नहीं मिलता और आप अनस्किल्ड हो, तब आप मनरेगा के अंदर काम लीजिए, अदरवाइज आपको रेगुलर काम करना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। क्यों? क्योंकि एक तो मनरेगा के अंदर वेजेस काफ़ी कम है। अगर आपको दूसरी जगह पे काम करते हो तो आपको बेटर एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मिल जाता है, बेटर वेजेस आपको मिल जाते हैं। अब ये चलिए, तो हमें पहले से पता था, कुछ इसमें कोई नया बात नहीं है। नया बात क्या है? नया बात ये है कि सरकार ने अभी मैंडेटरी कर दिया है आधार बेस्ड पेमेंट ऑफ द वेजेस अंडर मनरेगा, जिसमें भाई दिल्ली में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जंतर मंतर पे देश भर के मनरेगा वर्कर्स आए हुए हैं। हालांकि किसी भी न्यूज़ चैनल में एक आध को छोड़ के आपको ये प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे। आप कोई जी न्यूज़ खोल लीजिए, आज तक खोले, कोई भी खोल लीजिए, नहीं दिखाएंगे वो लोग। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि मीडिया भी आजकल जिस तरह की चीज़ें कर रहा है भाई, रियल इश्यूज़ पे तो बात ही नहीं करते। कोई भी चैनल नहीं दिखा रहा होगा। बट इस समय दिल्ली में मनरेगा वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट में, जो पॉलिसी ये कहती है कि हम लोग पेमेंट करेंगे आधार बेस्ड। कैसे? आधार आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर लिंक होगा तभी आपको पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। इस बारे में थोड़ा आगे हम लोग डिटेल में करेंगे बात। क्या बात करेंगे देखिए जरा। मनरेगा के अंदर पेमेंट करने के बच्चों दो तरीके होते हैं। पहला होता है अकाउंट बेस्ड, दूसरा होगा आधार बेस्ड। अकाउंट बेस्ड में तो आप समझ गए हो, इसे बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपके खाते में सीधा पैसा आ जाता है, ठीक है। दूसरा होता है आधार बेस्ड। जिस आधार कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक है, उस बैंक अकाउंट में जो है आपका पैसा आएगा, ठीक है। यहां पे होगी थोड़ी गड़बड़। अब कैसे गड़बड़ होगी देख लीजिए। मतलब आपके आधार के साथ लास्ट टाइम जो बैंक अकाउंट लिंक था उसके अंदर पेमेंट आपका आएगा। आप यहां पे ये समझने की रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो ये कि आज भी देश में बहुत से लोगों के पास आधार कार्ड है नहीं, राइट। समस्या बहुत बड़ी ये है। आपको लगता होगा है, बट अभी भी अगर आप ट्राइबल एरियाज में जाओगे, अगर आप मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार या ऐसी कुछ जगह पे जाओगे, अभी भी कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। अगर आधार कार्ड है भी तो उनके अंदर बहुत सारे जो है फैक्चुअल एरर्स हैं। किसी का नाम गलत है, किसी का एड्रेस गलत है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, बहुत चीज़ें उसके अंदर गड़बड़ है। आज भी परफेक्ट नहीं है आधार सिस्टम। सबसे बड़ी बात तो ये है। सरकार ने सिर्फ यही नहीं कहा कि हम आधार और बैंक के साथ करेंगे। सरकार ने ये कहा, सरकार ने, कि जो आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से जुड़ा हुआ है उसी में आपकी पेमेंट आएगी। मतलब सिर्फ आधार और बैंक कार्ड आपके में लिंक नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से भी लिंक होना चाहिए। मतलब जैसे गूगल पे वगैरह या कुछ ना कुछ भीम ऐप समथिंग समथिंग वो भी होना चाहिए। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, राइट। दूसरा इन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है डेटाबेस वगैरह को लेके। एनीवेज, सरकार का खुद का आंकड़ा ये कहता है कि अभी सिर्फ 43% लोग ही जो मनरेगा के अंदर काम करते हैं
वो आधार बेस्ड पेमेंट ले रहे हैं, मतलब उनका आधार उनके बैंक से लिंक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 57% लोगों का आधार उनके बैंक से लिंक नहीं है। ये गवर्नमेंट का डेटा है। मतलब अगर आधार से अगर आप पेमेंट लिंक करके सिर्फ उन्हीं में पैसा डालोगे तो 57% लोग तो वैसे ही से बाहर हो गए। और ये तो सरकारी आंकड़ा है और ये मैंडेटरी भी कर दिया गया है। तो भैया इन 57% लोगों का क्या, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? बहुत बड़ी बात है ये, है राइट। पहले ही आपको पता है सरकार ने एक ऐप बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें एप्लीकेशन एक मोबाइल ऐप होती है जहां पे आपकी अटेंडेंस वगैरह लगती है। उसके अंदर तो गड़बड़ हो ही रही है, नेटवर्क नहीं आता, एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है, वो सब चीज़ें, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बड़ी बात यह है कि कई बार क्या होता है, किसी का आधार कार्ड जो है वो मल्टीपल बैंक अकाउंट से लिंक होता है और आपका जो मनरेगा के अंदर जो पैसा आएगा वो उस अकाउंट में आता है जो लास्ट आपका बैंक अकाउंट लिंक हुआ हो। अब कैसे इस चीज़ को समझिए आप। जब भी आप बैंक में जाते हो अकाउंट ओपन करवाने, ठीक है, मान लो मेरा पहले अकाउंट जो है एसबीआई में था तो मेरा आधार कार्ड एसबीआई से लिंक था। नेक्स्ट टाइम मान लो मैं पंजाब नेशनल बैंक में जाता हूं तो पंजाब नेशनल बैंक में जो ई-केवाईसी होता है, जो फॉर्म को नो योर कस्टमर वाला जो फॉर्म होता है, उसमें मेरे से मेरा आधार मांगा जाता है। बाय डिफॉल्ट मेरा जो आधार है वो मेरे नए अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। समझ रहे हो? अगली बार मान लो मैं किसी और बैंक में जाता हूं, मैं जो है कैनरा बैंक में जाता हूं, यहां पे भी मुझे अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा, तो मेरा अकाउंट कैनरा बैंक के साथ बाय डिफॉल्ट लिंक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो भाई मेरे कौन से अकाउंट में पैसा आएगा, ये बड़ी बात है। पॉलिसी ये कहती है कि जो लास्ट टाइम आपने किया था उसके अंदर आपका अकाउंट में पैसा आना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि एसबीआई के अंदर आए, कैनरा के अंदर नहीं आए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे यहाँ से डील लिंक करवा के यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। हमारे लिए आसान है ये बोलना, हम शहरों में रहते हैं, आराम से जाके करवा सकते हैं, हालांकि उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन आप किसी ऐसे ट्राइबल एरिया में जाइए, विलेजेस में जाइए, जहाँ पे एक अनपढ़ औरत है बेचारी, वो कहाँ जाएगी? समझ रहे हो बात? ये बहुत दिक्कत है यहाँ पे। दूसरी बड़ी बात, बहुत बार क्या होता है, आपका आधार आपका होता है, लेकिन जो उसमें अकाउंट लिंक होता है वो किसी और का होता है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं। समझ रहे हो आप? आधार है वीमेन के नाम पे, लेकिन उसका जो बैंक अकाउंट है वो उसके हस्बैंड के नाम पे है, उसके ब्रदर के नाम पे है, उसके फादर के नाम पे है, उसके सन के नाम पे है, डॉटर के नाम पे है, तो उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, हो भी रही हैं और आगे भी होंगी, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेट्स सी क्या होगा, उसमें सोल्यूशन वगैरह कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये रिपीटेड टॉपिक है, 2-3 दिन पहले भी हम लोगों ने किया था। मोदी ओपन आदि महोत्सव, दिल्ली में आदि महोत्सव को ओपन कर दिया गया है और ट्राइफेड के द्वारा जो है ये इनोग्रेट किया गया है। तो मोदी जी आए थे, अंडर ट्राइफेड जो है आदि महोत्सव को चलाया गया है। आदि महोत्सव किस चीज़ पे बेस्ड है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं हमारी, जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये इसको किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के अंदर जो है ये सब हो रहा है। तो उनका हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम वगैरह वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे एग्जीबिशन के अंदर लगे हुए हैं। आप जा सकते हो, देख सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो जो पैसा आता है वो ट्राइबल कम्युनिटी के वेलफेयर में ही जाता है। अब मोदी जी ने वहाँ पे कई सारी चीज़ें बोली जो उन्होंने ट्राइबल्स के लिए किया है अभी तक, जैसे वन धन विकास केंद्र, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर ज़्यादा पहले से ओपन है, एकलव्य स्कूल्स नए नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर सरकार ने कहा है कि हम लोग और ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे टीचर्स वगैरह की, वो सब यहाँ पे होने वाला है। उसके अलावा जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, कई प्रोडक्ट्स के लिए जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP वगैरह भी डाला गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत देखिए पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बच्चे होते थे जब वो स्कूल में जाया करते थे तो स्कूल में हिंदी या इंग्लिश में ही या फिर उनकी जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उनको एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लैंग्वेज अलग रहती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में इन्होंने क्या कहा है कि आपके जो मदर टंग है, आपके जो इनिशियल स्कूल डेज होंगे, आपको अपनी मदर टंग के ही अंदर एजुकेशन मिलेगा। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें की गई हैं। हल्का सा एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए रेजिडेंशियल स्कूल का मतलब क्या है कि हॉस्टल टाइप का होता है यहाँ पे, ठीक है, हॉस्टल मिलता है आपको। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, तो ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा वो 1997-1998 में ही आया था।
जिसमें रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं, और 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक ये स्कूल्स रहते हैं। हर स्कूल के अंदर 480 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होती है, और ये भी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में आता है, वो सब इनको यहाँ पे करती हैं। इसकी जो मैनेजमेंट वगैरह होती है, जो स्कूल का करिकुलम होता है, जो रिक्रूटमेंट होती है टीचर्स वगैरह के, एडमिशन्स वगैरह होते हैं, वो सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। इसके अंदर जो फंड वगैरह होते हैं वो हमारे आर्टिकल 275(1) के अंदर में आते हैं, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के तहत वो ग्रांट इन एड के रूप में दिए जाते हैं। छोटी छोटी डिटेल है, आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है जी। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब ये है ट्राइबल के बच्चों के लिए, ट्राइबल्स के बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल चलाए गए हैं। उसके अलावा हमारे पास 2 स्कूल सिस्टम और भी हैं। एक वो को बोलते हैं केंद्रीय विद्यालय, एक को बोला जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय। यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाती है दोनों में, जो जेएनवी में भी और केंद्रीय विद्यालय में भी। उसी के बराबर की एजुकेशन जो है वो ट्राइबल बच्चों को भी मिले, इसलिए जो है एकलव्य मॉडल स्कूल चलाए गए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के बारे में परसों हम लोगों ने इसको किया था। ये कंटेंट ऑलरेडी आपके पास होगा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कंटेंट मिल जाता है, आप उसको डाउनलोड आराम से पीडीएफ को कर सकते हो और उसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगा मुझे। सुप्रीम कोर्ट सेट टू प्रोनाउंस ऑर्डर टुडे ऑन वेदर अ स्पीकर अंडर नोटिस कैन डिस्क्वालीफाई लेजिस्लेचर्स। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये। इंटरेस्टिंग सा कैसे है, देखिए आपको बताता चलता हूँ मैं। जैसे एक स्पीकर है, ठीक है, आपको ये पता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, अभी यहाँ पे आप एमएलएज की बात करिए क्योंकि टॉपिक एमएलए का है। किसी भी एमएलए की अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो स्पीकर के पास या डेप्यूटी स्पीकर के पास होती है ना, आपको ये अच्छे से पता है। फाइनल अथॉरिटी इनकी होती है। चलिए, कोई बात नहीं। अब आपको ये पता है कि जो स्पीकर होते हैं वो जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है उनके ही मेंबर होते हैं ऑलरेडी, तो ज़्यादातर ये उनकी फेवर करते हैं, इसमें भी आपको अच्छे से पता है, यू नो। अब यहाँ पे मामला कई बार फंस जाता है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, मतलब किसी एमएलए के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन स्पीकर उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि जिस टाइम फ्रेम में आपको डिसीजन लेना ही लेना है। तो ये स्पीकर क्या करते हैं, उस प्रोसीजर को खींचते रहते हैं, एक्सटेंड करते रहते हैं, तब तक 5 साल पूरे हो जाते हैं और ये एमएलए अपनी कुर्सी के ऊपर मजेदार एकदम एंजॉय करता है, ये सब रहता है। अब ये मामला यहाँ का नहीं है, मामला है थोड़ा सा पेचीदा। पेचीदा किस सेंस में है, आप ये समझ लीजिए कि मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी, आघाड़ी पार्टी, यू नो, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, तीनों ने मिलकर सरकार बनाई थी, ठीक है जी। और उद्धव ठाकरे जी को यहाँ पे बना दिया गया था चीफ मिनिस्टर। अब वहीं पे जो शिंदे जी हैं, शिंदे जी अपने बहुत सारे एमएलएज के साथ मिलके उन्होंने इस पार्टी को, शिवसेना को तोड़ दिया और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलके एक नई पार्टी बनाई जिसमें शिंदे जी जो है उनको सीएम बना दिया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा हुआ। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं स्पीकर साहब, ठीक है जी। जब ये स्पीकर थे तो ये इनके फेवर में बोले इन्होंने, तो इन्होंने, स्पीकर ने क्या किया, इन एमएलएज के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया और उनको डिस्क्वालीफाई करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे मामला फंस गया। कैसे? 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, अगर किसी स्पीकर के ऊपर रिमूवल की प्रोसेस चल रही है, देखिए स्पीकर का कोई ऐसा तो है नहीं कि टेन्योर 5 साल ही होता है, जब भी अगर लोग, सरकार चाहे तो स्पीकर को हटा सकती है। मान लो किसी स्पीकर को हटाने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, उसको हटाने का नोटिस दिया जा चुका है, उस समय जब स्पीकर खुद उस प्रोसेस में होता है, हटने की प्रोसेस में, तो वो किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। समझ रहे हो? हाँ, जब स्पीकर फुल फ्लेज स्पीकर होता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, लेकिन अगर स्पीकर खुद रिमूवल की प्रोसेस में चल रहा है
तो वो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। ये 2016 के अंदर जजमेंट आया था। इसे कहा जाता है नाबम रेबिया केस, दैट अ स्पीकर शैल नॉट डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन केस टिल द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिम इज डिस्पोज्ड ऑफ। अगर वो खुद हटाए जा रहे हैं तो दूसरों को नहीं हटा सकते, ऐसा उस केस में किया गया था। अब तक तो चलिए बात फिर भी ठीक है, अब आएगा असली मजा। मजा भैया ये है कि हुआ क्या, अब यहां पे कुछ एमएलएज हैं, ठीक है, इनके ऊपर लगा दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। यहां पे स्पीकर साहब बैठे हुए हैं। स्पीकर साहब ने क्या किया, इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा के और डिस्क्वालिफिकेशन करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। चलिए यहां तक मामला ठीक था। अब होता क्या है, ये एमएलएज बड़े चालाक हैं। ये क्या करते हैं, इसी स्पीकर के खिलाफ एक रिमूवल की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। सोचिए, स्पीकर को एंटी डिफेक्शन लॉ लगा के इन एमएलएज को डिस्क्वालीफाई करना था। ये एमएलएज उनसे एक स्टेप आगे निकल गए और इन्होंने उसी स्पीकर के खिलाफ रिमूवल की प्रोसेस डाल दी। अब जब तक ये रिमूवल की प्रोसेस रहेगी, इसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू 2016 वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये बेचारे, इनको हटा दिया जाता है और इनके जगह पे ये एमएलए अपनी फेवर वाला नया स्पीकर अपॉइंट कर देते हैं। चलिए जी, हो गया काम। तो इस तरह से तो किसी की डिस्क्वालिफिकेशन होगी ही नहीं। ऐसा एग्जैक्टली महाराष्ट्र में हुआ। जो पिछले स्पीकर थे महाराष्ट्र में, उन्होंने ये प्रोसेस शुरू कर दिया था, लेकिन शिंदे ग्रुप जैसे ही आया, उन्होंने उसी स्पीकर के खिलाफ रिमूवल प्रोसेस डाल दी और वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। ऐसा बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, तमिलनाडु में भी ऐसा हुआ, वेस्ट बंगाल वगैरह में कई जगह पे ऐसा हो चुका है पहले। तो ये जो 2016 का वर्डिक्ट है एक्चुअली, ठीक है, इसी को अभी बेस बना के सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला गया है। और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है, ये कपिल सिब्बल जी ने, ये क्योंकि लॉयर भी हैं बहुत बड़े, कि भाई आपने ये जो 2016 में डाला है प्रोविजन, ये गलत है, आप इसको थोड़ा सा रिव्यू करिए। अब सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करेगा, जो डिसीजन आएगा वो तब की देखी जाएगी। ये जो 2016 में जो डिसीजन दिया गया था, ये 5 जज की बेंच ने दिया था। ये काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट था, बट अभी इसको शायद 7 जजेस की बेंच में डाला जाएगा और इसके ऊपर डिसाइड। तो मतलब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप कुछ अच्छा करने जाते हो, उससे पहले ही उसको बुरा करने की प्लानिंग कर ली जाती है। तो ये कुछ वैसा ही हुआ, ठीक है। तो स्पीकर भाई साहब जो करना कुछ और चाहते थे, उनके खिलाफ ही रिमूवल प्रोसेस डाल दी जाती है। ये थोड़ा सा रिपीटेड कंटेंट है, आपको सेल्फ स्टडी के लिए डाला है मैंने, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए जी, हाँ ये वाला है। नाउ नो एज बार टू रजिस्टर फॉर द कैडेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अगर आप बात करें तो हमारे देश में पिछले कई सालों में जो ट्रांसप्लांट की जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हुई है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। 2013 में जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन था, दैट वाज अराउंड 3500, नाउ दिस इज अराउंड 10,000। लीवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो इसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हार्ट ट्रांसप्लांट पहले ओनली 30 होते थे, अभी 250 हो रहे हैं। लंग ट्रांसप्लांट 23 होते थे, 138 हो रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये काफ़ी प्रोसेस बढ़ गई है। एनीवेज, इसके बारे में ज़्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे। हमारे पास है भैया एक नेशनल ऑर्गन एंड द टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये देश में जो भी ट्रांसप्लांटेशन करा होती है उसको मॉनिटर करता है, नोडल एजेंसी है बेसिकली। लेकिन ये जो नोटो है, नोटो NOTTO, नोटो के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं जो कि राइट टू लाइफ को वायलेट करती हैं, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती हैं। सरकार ने अभी उनके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। देखिए मामला क्या है, आपको बताता चलता हूं। पहला मामला है डोमिसाइल का। मतलब ये है, गुजरात की सरकार ने कुछ साल पहले कानून बनाया था जिसमें यह कहा गया था, अगर आपको ट्रांसप्लांट करवाना है, आपको कोई ऑर्गन चाहिए, तो आप उसी स्टेट का डोमिसाइल आपको बनवाना पड़ेगा। मतलब गुजरात का आदमी सिर्फ गुजरात में ही ट्रांसप्लांट करवा सकता है, वो तमिलनाडु में जाके नहीं करवा सकता। इस गाइडलाइन के अगेंस्ट में गुजरात सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर केस डाला गया था। गुजरात हाई कोर्ट ने इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि भाई ये डोमिसाइल पॉलिसी है, ये खत्म करो। देश का नागरिक कहीं भी किसी भी जगह पे जाकर ट्रांसप्लांट करवा सकता है जहां उसको अवेलेबल होता है। अब उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस वगैरह को चेंज किया है।
ठीक है, आप कहीं भी जाके करवा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, केरला और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी, ये लोग क्या करते थे, अगर आपको ट्रांसप्लांट करवाना है तो आपको एक निजी इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की, डिपेंड करता है आप कौन सा ऑर्गन लेना चाहते हो। ठीक है, ये तो रजिस्ट्रेशन फीस है, इसके बाद ऑर्गन मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी बात की गारंटी नहीं है। तो ये अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया, तो आपके ऊपर कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। तो ये वन नेशन वन पॉलिसी के तहत हम इस चीज़ को कर रहे हैं। एक और बड़ी बात, 65 ईयर्स एज से ज़्यादा अगर किसी की हो जाती है, वो ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए एलिजिबल नहीं था। इस चीज़ को भी हटा दिया गया है, मतलब 65 से ऊपर हो, नाउ पीपल बियॉन्ड 65 इन नीड ऑफ द ऑर्गन डोनेशन विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू गेट वन। आपको मिल जाएगा, आप 70 साल के हो, 75 के हो, डजेंट मैटर, आपको ऑर्गन मिल सकता है। तो सीलिंग को हटा दिया गया है, ठीक है, नई पॉलिसीज़ के तहत। ये तो कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंजेस की गई हैं, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे, जो कि एक्चुअली एक इंटरव्यू है। इसमें बहुत सारी इकोनॉमी की टर्म्स दी गई हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह का लेके वो सब, जिसे मैं थोड़ा सा फिल्टर आउट करने की कोशिश करूँगा कि जनरल पर्सपेक्टिव से के हिसाब से जो चीज़ें हमें हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए वो हमें पता हो। ठीक है जी, इकोनॉमी का टॉपिक है तो वैसे थोड़ा सा हल्का सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहता है, क्योंकि इकोनॉमी का हमारा जो स्कूल कॉलेज होता है ज़्यादा हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। बट एनीवेज, जनरल स्टडी के हिसाब से इकोनॉमी सबको आती है थोड़ी बहुत। अभी मामला गर्म है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अडानी ग्रुप की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, यू नो वेरी वेल। ठीक है, अडानी ग्रुप के शेयर्स पिछले कुछ सालों में भैया 500% से ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन जो हिंडनबर्ग की अभी रिपोर्ट आई है ना, उस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर से एकदम 120 बिलियन डॉलर डाउन चले गए, जिसमें बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट डूब गया, आपके जैसे लोगों का, मेरे जैसे लोगों का। तो जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट डूब रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट को आप कैसे रिस्क फ्री कर सकते हो? क्या कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री हो सकती है? उसका आंसर है सीधा सीधा नो। कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। अरे भाई, रिस्क है तभी तो इश्क है। इश्क मतलब गेन, समझ रहे हो? कोई भी इन्वेस्टर इस बात को पहले से जानता है कि उसका पैसा डूब सकता है, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेता है, क्योंकि उसको गेन नजर आता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा गेन मिलेगा आपको, जितना कम रिस्क होगा, आप सेफ खेलोगे, आपको उसको गेन उतना ही कम मिलेगा। अब आप यूपीएससी को ही देख लीजिए, आप भी तो ये कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो। आपकी लाइफ के 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल यहाँ पे चले जाते हैं तैयारी करते करते, क्योंकि आपको पता है ये रिस्क आप ले रहे हो, लेकिन इसका जो गेन है वो बहुत बड़ा है भाई। आप सीधा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हो। आप कम रिस्क लोगे, आप छोटे मोटे बैंक की तैयारी कर लीजिए, किसी और कोई सरकारी नौकरी की, प्राइवेट नौकरी कर ली, उसमें रिस्क ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आपको 6 महीने तैयारी करनी है, कोई ना कोई एग्जाम आपका निकल जाएगा, या फिर कोई प्राइवेट नौकरी आप कर लीजिए। उतना रिस्क कम है तो उतना गेन भी कम है। आप एमबीबीएस की तैयारी करते हो, आप 4-5 साल पढ़ाई करते हो, आप फिर एमएस की तैयारी करते हो, रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने लाइफ के 7-8 साल वहाँ पे दिए हैं, तो गेन भी ज़्यादा है। आप सीए की तैयारी करते हो, 4-5 साल आपको लगते हैं, लेकिन उसका गेन भी बहुत बढ़िया है। समझ रहे हो ना बात? आप आईआईटी के लिए 2-3 साल तैयारी करते हो अपने स्कूल के बाद, लेकिन उसका गेन भी बहुत बढ़िया है। जितना आप रिस्क लोगे बड़ा, उतना ही आपको बाद में गेन भी मिलेगा। ऐसा ही इन्वेस्टमेंट का भी है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री तो देखो नहीं हो सकती, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली कहा गया है। हाँ, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें डेफिनेटली हो सकती हैं। इनका कहना है कि भाई, व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ द रिस्क इन द मार्केट एंड व्हाई डू रिटर्न्स वेरी बेस्ड ऑन द रिस्क। देखा, आपको वही बताया मैंने, है ना, मोर रिस्क मोर गेन, तो डेफिनेटली वेरी तो करेगा ही करेगा। व्हाई फॉर इंस्टेंस डज द रिटर्न ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट टर्न आउट टू बी द लोअर देन द, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। लास्ट लाइन क्या कहता है, रिस्क की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है भाई। गाइस, मेरे लिए यूपीएससी करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन हो सकता है आपके लिए ना हो। किसी के मम्मी पापा दोनों आईएएस ऑफिसर होते हैं, उस बच्चे के लिए यूपीएससी की तैयारी करना ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसको वही करना है। मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, मान लो क्योंकि मेरे फादर वो डेली वेज अर्नर हैं या कोई एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, उनके लिए बड़ा रिस्क हो सकता है। तो इनका यही कहना है, रिस्क की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। मोस्टली जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो रिस्क को अलग तरीके से मेजर करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क को अलग तरीके से मेजर करते हैं। जैसे वो रिस्क को अलग तरीके से मेजर करते हैं। जैसे
इकोनॉमिस्ट लोग वोलेटिलिटी को रिस्क मानते हैं। वोलेटिलिटी मतलब फ्रीक्वेंसी, चेंज, फ्लक्चुएशन, उसको रिस्क मानते हैं। मतलब मार्केट ऊपर चला गया, नीचे चला गया, है ना, आज वो कांस्टेंट है, वो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, वोलेटिलिटी, और उसे बोलते हैं फ्लक्चुएशन। इकोनॉमिस्ट के हिसाब से वो रिस्क है। लेकिन वोलेटिलिटी इज नॉट अ रिस्क। अरे भाई, अगर फ्लक्चुएशन नहीं होगी तो पैसा कैसे कमाओगे? फ्लक्चुएशन होगी, ऊपर नीचे स्टॉक जाएगा, तभी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो पैसा कमाएंगे। तो इनका यही कहना है कि जो वोलेटिलिटी है, जो फ्लक्चुएशन है, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट को कमाने की, लेकिन इकोनॉमिस्ट उसको रिस्क मानते हैं। जबकि जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, इसलिए उसके अंदर गेन थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू योर नॉर्मल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। ऐसा इन्होंने यहां पे कहा है। अब ये दोनों का अलग अलग मानना है। जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, सीधी सी बात है। जैसे अफ्रीका का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। अफ्रीका जो एशिया कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है जी। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती रहती है, बहुत चीजें होती रहती हैं। इनका यह कहना है कि अगर आप अफ्रीका और एशिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा भरोसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है तो काफी ज्यादा आता है, 10%, 5%, 15%, 18%, 20% तक आ सकता है। एज कंपेयर टू दैट, जो अमेरिकन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, उनके अंदर ज्यादा रिस्क नहीं है। आप वहां पे इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है, लेकिन वहां पे आपका रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं है, वही 3, 4, 5% रिटर्न होता है। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, सीधी सी बात है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फंडा नहीं है। खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है सेक्टर के अंदर, वो काफी रिस्की होती है। वाई? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वही समय लगता है उनको पूरा होने में, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लग जाते हैं। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 15-20 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है यार, समझ रहे हो। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है, आपको बहुत गेन मिलता है। तो ये कुछ इन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि भैया, डू रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय द रेगुलेटर फ्रॉम लूजिंग मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट। मतलब बात यह है कि जो इन्वेस्टर होते हैं, मान लो मैं एक रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो क्या आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट को मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए? इनका कहना है कि नो। सुप्रीम कोर्ट का काम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का नहीं है, या तो वो काम सेबी का है या फिर वो इन्वेस्टर खुद करे। सुप्रीम कोर्ट को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए भाई। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक नया कमेटी बनाएंगे जो स्टॉक मार्केट को रिसर्च करेगा एंड ऑल दैट। इनका कहना है कि ऑलरेडी हमारी कंट्री में बहुत कानून हैं जो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक वी नीड अनदर कमिटी विद द जज सिटिंग ऑन इट टू टेल अस व्हाट टू डू। इन्वेस्टर को खुद पता होता है मैं क्या कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट टू मेक लॉज बट एनफोर्स देम। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट गड़बड़ करता है, समय पे सुप्रीम कोर्ट कानून को एनफोर्स नहीं करता। जैसे क्रिप्टो करेंसी, आज हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करो, सरकार कह रही है क्रिप्टो करेंसी को बैन करो। अरे तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ था जब लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए क्रिप्टो करेंसी में, बेचारों के। कानून तो आप इंप्लीमेंट करिए ना, प्रोटेक्शन खुद ही हो जाएगी, आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ी समस्या है, राइट। तो दोनों लोगों ने यही कहा है इसमें कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने की सुप्रीम कोर्ट को कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास कानून है। हमारी कंट्री में अभी सिर्फ 2% लोग ही स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज हैं। हाँ, कुछ खास केस में जैसे LIC हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, हमें ज़्यादा रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, क्योंकि इसके अंदर आम आदमी का पैसा लगा हुआ है और ये पब्लिक होल्डिंग कंपनीज रहती हैं, ठीक है। अगर इनका पैसा डूब जाता है तो आम जनता का पैसा काफी डूब जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेफिनेटली रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा रेगुलेशन करोगे तो फिर वो भी नेगेटिव
ही जाता है मार्केट में, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेगुलेशन मार्केट को पसंद नहीं होते हैं, खासकर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं भैया वो तो पसंद नहीं करते रेगुलेशंस वगैरह, ठीक है। Isn't the capture of the regulatory bodies by the political interest? इनका ये कहना है कि भैया हमारे यहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, चाहे वो आरबीआई हो चाहे सेबी हो, वो इतना अच्छा काम क्यों नहीं करती हैं? क्या उसके अंदर कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है कि नहीं है? इन्होंने कहा बिल्कुल है भी और नहीं भी, दोनों आर्गुमेंट दिए गए हैं। पहली बात इन्होंने कही आरबीआई गवर्नर की। 1991 से लेकर 2014 के बीच में जितने भी आरबीआई गवर्नर्स रहे हैं हमारे, वो इकोनॉमिक प्रोफेशनल्स थे, ठीक है। लेकिन अभी जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो एक आईएएस ऑफिसर्स थे। हालांकि उनका एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया, उन्होंने आईएमएफ में भी काम किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी काम किया, एंड ऑल दैट, बट प्रोफेशनली वो इकोनॉमिक प्रोफेशनल्स नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो क्या इससे आरबीआई की वर्किंग पे फर्क पड़ता है? वी डू नॉट नो येट। यस और नो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं है, ठीक है। रघुराम राजन का इन्होंने एग्जांपल दिया है, जो कि काफ़ी रेगुलेटरी बॉडीज़ में इन्होंने काम भी किया था, एक इकोनॉमिक प्रोफेशनल्स भी हैं। हालांकि रघुराम राजन के अंदर भी ऐसा कोई आरबीआई ने बहुत लंबा चौड़ा तीर नहीं मारा था, ऐसी बात नहीं है, बट एनीवेज इनका एक अपना आर्गुमेंट ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा पॉलिटिकल उसमें चीज़ में नहीं जाऊँगा। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि भाई अडानी ग्रुप का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। इनका कहना है कि सेबी के पास बहुत पावर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेबी इस दुनिया की सबसे स्ट्रोंगेस्ट रेगुलेटरी बॉडीज में आती है। सेबी के पास बहुत पावर्स होती हैं, किसी भी प्रीमाइस को सर्च करने की, सीज करने, इवन अरेस्ट करने तक की पावर सेबी के पास होती है। ऐसा किसी और बॉडी के पास नहीं है। उसके बावजूद भी सेबी अडानी वाले केस में काम क्यों नहीं किया? भाई आम आदमी भी समझ सकता है, एक आदमी 6 महीने में उसकी जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो 500% बढ़ गया। एक रिक्शा वाला भी, हम भी बता सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हो रही है चीजें खराब। तो सेबी तब कहाँ थी जब ये चीजें हो रही थी, जब स्टॉक मार्केट की वैल्यू इतनी बढ़ रही थी, रातों रात बढ़ रही थी, तब सेबी क्यों नहीं जागी? तो ये क्वेश्चन सेबी ने तब अडानी ग्रुप से क्यों नहीं पूछा? पूछना चाहिए था। अब वो गलत हो रहा है कि सही हो रहा है वो एक अलग मामला है, मे भी सारा कुछ सही हो रहा हो अडानी ग्रुप के अंदर, लेकिन सेबी कहाँ थी? सेबी ने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है, तो अब सभी लोग जो है इधर उधर जो है वो कूद फांद रहे हैं, ये हो गया वो हो गया एंड ऑल दैट। इससे पहले जब कोलैप्स नहीं हुआ था तब आप कहाँ थे? अगर शायद आप पहले थोड़ा ठीक ठाक काम करते तो ये चीज़ें नौबत ही नहीं आती, है ना। हालांकि हिंडनबर्ग ग्रुप ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, सबको सब कुछ पता था, आरबीआई को भी पता था, सेबी को भी पता था, इन्वेस्टर को भी पता था। उसके बावजूद भी इन चीज़ों की नौबत क्यों आई? क्योंकि सेबी ने पहले स्क्रू टाइट नहीं किए। अगर स्क्रू थोड़ा कर देता तो शायद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बावजूद भी कोई खास असर नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे इन्होंने कहा है। तो शॉर्ट सेलिंग वाला के बारे में इन्होंने कुछ कुछ यहाँ पे कहा है, हम लोग इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग की जाती है, इंडिया में अलाउड है, यूएसए में अलाउड है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग को प्रमोट बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है हमारे देश में। अभी भी हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। इनका कहना है कि शॉर्ट सेलिंग को और प्रेफर किया जाना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, कोई हल्का सा एक लाइन में बता देता हूँ। देखिए, शॉर्ट सेलिंग थोड़ा एक अजीब सा गेम होता है। यूजुअली क्या होता है, एक आम आदमी जो इन्वेस्टर होता है वो कैसे इन्वेस्ट करता है? आम आदमी ऐसे इन्वेस्ट करता है भाई, इस तरह से इन्वेस्ट करता है आम आदमी। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट सेलिंग की होती है, ये आम इन्वेस्टमेंट होती है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? आपने यहाँ पे शेयर खरीदा 100 रुपए का, यहाँ पर जाके शेयर की वैल्यू होगी 200 रुपए, आप यहाँ पे इसको बाय करते हो, यहाँ पे जाके इसको सेल करते हो, ठीक है। ये है एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हो। शॉर्ट सेलिंग इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। शॉर्ट सेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब उस शेयर का प्राइस हाई होता है, जब उसका प्राइस 400 रुपये होता है, तब उसको हम लोग सेल करते हैं। जब उसका प्राइस डाउन चला जाता है, मान लो 200 रुपीज़, तब उसको बाई करते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया 200 रुपये और यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया 100 रुपये। ये होती है शॉर्ट सेलिंग। आप हाई प्राइस पे सेल करते हो, जब उसका प्राइस लो हो जाता है तो उसको बाई करते हो, परचेज करते हो, ये शॉर्ट सेलिंग होता है। तो इस समय अडानी ग्रुप के शेयर भैया नीचे जा रहे हैं, तो कई सारी कंपनी ऐसी हैं जो शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमा रही हैं। हिंडनबर्ग खुद एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है,
जब जब कंपनी के शेयर्स डाउन चले जाते हैं हिंडनबर्ग बहुत पैसा कमाता है, और इसलिए हिंडनबर्ग कई सारी कंपनीज के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट भी देता है। उनको पता है कि जब उनकी रिपोर्ट बाहर आएगी तो शेयर डाउन जाएंगे, शेयर डाउन जाएंगे तो वो पैसा कमाएंगे। तो ये भी पैसा कमाने का उनका अपना तरीका है। हिंडनबर्ग का कोई एड्रेस नहीं है, कहीं पे कोई एड्रेस नहीं है हिंडनबर्ग का, कहीं पे कोई मेंशन नहीं है कुछ भी। हिंडनबर्ग के अंदर सिर्फ 5 लोग काम करते हैं और वो भी बिल्कुल यंग से लोग हैं, ठीक है। कोई ऐसा बहुत बड़ा संस्था नहीं है, कोई ऐसी बहुत वेल रेप्यूटेड संस्था नहीं है हिंडनबर्ग। यूएसए वगैरह में, ब्रिटेन वगैरह में हिंडनबर्ग के खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सस्पिशियस सी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपको पता है कि ये शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाती है। तो ये रिपोर्ट में यूजुअली क्या करती हैं, किसी कंपनी के शेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस तरह की रिपोर्ट बनाती है, उसके शेयर्स नीचे गिरते हैं और फिर पैसा कमाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अडानी ग्रुप के अंदर कुछ गलत नहीं हो रहा होगा, मे भी हो रहा होगा, मे भी नहीं हो रहा होगा, हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी 100% दूध की धुली हुई है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, 12 चीते आ रहे हैं भैया अफ्रीका से, तो स्वागत करो उनका, ठीक है। तो पहले हमारे पास 8 हैं, 20 हो जाएंगे और भी फ्यूचर में आते रहेंगे। अब सरकार ने सोचा है तो भैया कुछ कर ही लेगी सरकार। बाकी जो है कुछ कुछ टॉपिक आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।